Hello students, I welcome you all to Let's Crack CBSE 9th and 10th. Yes, this is your number one channel for all the students who are preparing for CBSE boards and also for the students of class 9th. And I am Rashmi Singh, your teacher. Yes, RSYT is my code. And here is a brief introduction about myself. मेरे बारे में बहुत छोटू सा information जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा. I have done BTech in electrical engineering and I have got more than 8 years of experience. I have been mentoring students of CBSE boards and ICSE boards, and I have also guided students for their Olympiad exams, NTSC, IESO एंड वेरियस अदर ओलम्पियाड्स. किड्स, अगर आपको मेरे बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस प्रोफाइल पे जा कर के विजिट कर सकते हो. आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मेरे बारे में. ओके, नाउ व्हाई डू यू नीड टू जॉइन CBSE क्लास 10 ऑन अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म. ठीक है, अब देखो बच्चों को बहुत सारा डाउट है कि मैम क्यों ज्वाइन करें हम, यहाँ पे सब कुछ मिल तो रहा है यूट्यूब पे. बेसिकली अनअकैडमी टीचर्स यू ऑन 3 प्लेटफॉर्म. वन इज़ यूट्यूब, अनदर इज़ स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जो फ्री वाली क्लासेस होती हैं, एंड अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर ही जो पेड वाली क्लासेस होती हैं प्लस प्लेटफॉर्म. ओके, अब व्हाट इज़ सो डिफरेंट अबाउट प्लस प्लेटफॉर्म. तो वहाँ पर इफ़ यूल टेक द सब्सक्रिप्शन यू विल बी गेटिंग द डेली लाइव क्लासेस, जहाँ पे आप अपने एजुकेटर से यू कैन चैट. ओके, आपने स्पेशल क्लासेस अगर अटेंड की है और अगर नहीं की है तो फटाफट से डाउनलोड करो ऐप और अटेंड करके देखो. अगर आपने अटेंड की होगी तो यू मस्ट बी नोइंग कि स्पेशल क्लासेस के अंदर कितना ज़्यादा क्राउड होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर इज़ नॉट एबल टू चैट विद द स्टूडेंट्स, या वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता चैट पे. लेकिन हमारे प्लस वाली क्लासेस के अंदर टीचर इज़ कमिंग डेली टू टीच यू, तो आप आराम से उनसे चैट भी कर सकते हो, उनके साथ डिस्कशन में इंगेज कर सकते हो, डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हो. एंड हाँ, पोलिंग सेशंस तो देखो आपको मिलेगा वहाँ पे, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होती हैं. एंड हम प्लस पे क्लास की जगह पे एक कोर्स लॉन्च करते हैं टीचर्स वहाँ पे. ठीक है, जैसे स्पेशल में एक क्लास लॉन्च होती है, यहाँ पे पूरा का पूरा एक कोर्स लॉन्च होता है. उस कोर्स के अंदर सपोज करो एक चैप्टर पे मैंने एक कोर्स लिया, तो मैं पूरा चैप्टर डिटेल में डिस्कस करूँगी. देन आई विल discuss all your doubts also, NCERT exercises also, and then we will be having one mega quiz at the end. तो ये सारे फीचर्स जो हैं ये प्लस के कोर्स में हैं, ये आपको स्पेशल की क्लासेस में नहीं मिलने वाले. ओके, एंड आपका जितना भी लेक्चर रिकॉर्डेड है, एक बार आप प्लस ले लेते हो तो प्लस के जितने भी लेक्चर्स हैं, सपोज करो मैंने जनवरी में कुछ पढ़ाया है तो आप वो भी एक्सेस कर सकते हो. है ना अमेजिंग? यस, तो ये बहुत ही अमेजिंग है, सच बता रही हूँ, और बहुत अफोर्डेबल भी है. लाइव क्लासेस आर टेकन बाय द टॉप एडुकेटर्स, मतलब इंडिया के जो बेस्ट एडुकेटर्स हैं ना, वो सब के सब अब अनअकैडमी पे आ चुके हैं. ठीक है, आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा एडुकेटर होगा जो अच्छा एडुकेटर होगा वो अनअकैडमी से नहीं जुड़ा हुआ होगा. सारे के सारे एडुकेटर्स यू विल फाइंड ऑन अनअकैडमी, नॉट जस्ट इन CBSE सेक्शन, इन ऑल सेक्शंस. जेई तुम देख लो, नीट देख लो, UPSC, वट एवर, जस्ट गो एंड सर्च. इंडिया के जो टॉप एडुकेटर्स हैं वो आपको यहीं पे मिलेंगे. एंड एक सब्सक्रिप्शन में आपके सारे के सारे बच्चों सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं. और क्या चाहिए यार एक सब्सक्रिप्शन एंड ऑल सब्जेक्ट्स, एंड दैट टू द सब्सक्रिप्शन इज़ सो रीजनेबल, बहुत रीजनेबल है. अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, CBSE क्लास 10 सेलेक्ट करो, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो, एंड सी आई हैव टोल्ड यू ना, 3 ईयर का सब्सक्रिप्शन इज जस्ट फॉर 28,800 रुपीज़, विच विल कॉस्ट यू जस्ट ₹800, सिर्फ 800 रुपीज़, एंड यू कैन स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स फॉर 3 ईयर्स. ओके, तो क्लास 10 में हो तो आप 11, 12 सब कुछ पढ़ सकते हो. RSYT कोड यूज़ करोगे तो 10% का छोटा सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, है ना. एंड 2 ईयर का भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो. अकॉर्डिंग टू मी 2 ईयर एंड 1 ईयर का, 2 ईयर एंड 3 ईयर का सब्सक्रिप्शन बेस्ट है भाई, बिकॉज WHO हैज़ ऑल्सो सेड कि अब तो हम लोगों को कोरोना के साथ रहना ही है और 2 साल. तो why to think, just go and grab the subscription. You can pay through EMI option also. Okay, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है लैंड यूज़ पे. आपको पता होगा आपका चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसके अंदर एक टॉपिक आता है लैंड रिसोर्सेज के अंदर लैंड यूटिलाइजेशन. ओ माय गॉड, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, सबका यही कहना है कि मैम ये याद कैसे करें, याद ही नहीं होता, ये है क्या मतलब. एंड दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल, आपके CBSE के एग्जाम्स में हमेशा आता है ये.
सो आई थॉट कि वाई नॉट टू मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस। तो लैंड यूज जो होता है उसका सिंपल शब्दों में अर्थ यही है, ज़मीन है, ज़मीन को यूज़ करना। ठीक है, अब ज़मीन को यूज़ करने के पीछे आप देखते हो दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वन इज़ ह्यूमन फैक्टर, वन इज़ फिजिकल फैक्टर। ओके, हर देश के पास अलग अलग एरिया का ज़मीन है ना, वहाँ के ह्यूमंस पर डिपेंड करता है कि वो ज़मीन को कैसे यूज़ में लेते हैं। जैसे इंडिया के अंदर आपको पता है, इंडिया इज़ वेरी रिच इन फर्टाइल सॉइल्स। हमारी जो ज़मीन है वहाँ पे बहुत फर्टिलिटी वाले सॉइल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसीलिए हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री हैं ना। सपोज इफ़ देयर इज़ अ कंट्री इन अफ्रीका, लेट अस से साउथ अफ्रीका जो है, वहाँ के ज़मीन में बहुत ज़्यादा मिनरल्स है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे माइनिंग लोग ज़्यादा करेंगे। ठीक है, खेती भी करते हैं वहाँ पे, लेकिन माइनिंग भी ज़्यादा होती है वहाँ पे। हमारे यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में ही एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है। ओके, now there are some other factors also, human factor है, टेक्नोलॉजी आप क्या यूज़ कर रहे हो, आपकी पॉपुलेशन क्या है, एंड there are certain factor which are called natural factors, or you can say environmental factor, physical factors जो हैं वो क्या होते हैं कि क्लाइमेट कैसा है, ठीक है, आपके ज़मीन के अंदर ह्यूमिडिटी कितनी है, या फिर क्या वो पेनिनस्यूलर जोन है, मतलब अगल बगल में कोस्ट लाइन होगा तो ऑब्वियसली ट्रेड होगा, ईजी होगा ट्रेड करना। तो दे आर वेरियस फैक्टर जिसके ऊपर हम लैंड यूज़ को बेसिकली हम लैंड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लैंड यूज रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड बाय द लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। द लैंड यूज कैटेगरी एड अप टू द रिपोर्टिंग एरिया विच इज समवट डिफरेंट फ्रॉम द जोग्राफिकल एरिया। नाउ फॉर ऑल दोज हु हैव फॉरगॉटन कि हमारे देश का एरिया क्या है, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव, आपको रिकॉल हो गया होगा, हमारा जोग्राफिकल एरिया जो है हम लोगों ने बेटा क्लास 9 में भी पढ़ा था, इट्स 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब इस ज़मीन में से जितनी एरिया जो है वो हम एक्चुअली में यूज़ में ले रहे हैं उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग एरिया। और ये जो रिपोर्टिंग एरिया होता है ये मेंटेन कौन करता है, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो मेंटेन करता है। सो इन दिस स्लाइड आई कैन टेल यू कि अपने पास दो बॉडीज़ है, एक तो है लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड द अनदर बॉडी इज़ द सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया क्या करती है, हमारे जोग्राफिकल एरिया जो है उसको कैलकुलेट करती है विच इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसमें थोड़ा बहुत जो डिस्प्यूटेड वाला जोन होगा वो भी आ सकता है। नाउ रिपोर्टिंग एरिया क्या होता है, रिपोर्टिंग एरिया इज़ द एरिया विच इज़ एक्चुअली वी आर यूजिंग। ठीक है, तो वो हमारे देश के अंदर 3.05 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है एंड 93% ऑफ द होल जोग्राफिकल एरिया है। अब इसमें से हमने क्या किया है, जो हमारा डिस्प्यूटेड वाला जोन है वो सब हमने हटा दिया है। ठीक है, उसको हम नहीं कैलकुलेट करते क्योंकि उस पर एक्चुअली में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी सेफ नहीं हो पाती है। तो रिपोर्टिंग एरिया इज मेंटेन बाय लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी कि ये पूरा रिपोर्टिंग एरिया जो है 3.05 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर उसको हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। सो सिंपल राइट, फिर भी पता नहीं क्यों तुम लोगों को इतना डर लगता है इस टॉपिक से, तो मैं आपको बिल्कुल फटाफट से बता देती हूँ। और इसमें जो भी आंसर मैंने लिखा, जो भी स्लाइड के अंदर आपको जो जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं लैंड यूज़ के बारे में, अगर तुम वो जा करके CBSE के एग्जाम में लिखते हो तो यू विल डेफिनेटली स्कोर 5 आउट ऑफ 5। इनफैक्ट यू कैन स्कोर 6 आउट ऑफ 5, इतना अच्छा पढ़ाने वाली हूँ। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारे स्लाइड है उसमें हम ये देखेंगे कि लैंड यूज जो है वो कितनी कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सो द लैंड यूज कैटेगरी एज मेंटेन्ड इन द लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स आर एज फॉलो। अब लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के अंदर हम ज़मीन जो है वो किस किस चीज़ों में यूज़ लेते हैं, फॉरेस्ट। अरे भाई, सबसे पहले इंसान आए धरती पे, जो हमारे अर्ली मैन थे वो क्या करते थे, जंगलों में तो रहते थे, जंगलों ही को तो यूज़ करते थे। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहला यूज़ क्या है ज़मीन का कि उस पर जंगल होंगे, फॉरेस्ट होगा। ठीक है, देन लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज़। अब आज के टाइम की अगर हम बात करें तो बहुत सारी ज़मीन ऐसी है जहाँ पर घर है, जहाँ पे ब्रिजेस हैं, रोड्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वो सारे क्या हो गए, ज़मीन नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। ठीक है, ज़मीन के ऊपर हमने नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ किया है। देन वी हैव सर्टेन लैंड्स विच आर कॉल्ड बैरन लैंड और वेस्ट लैंड। एक्चुअली बैरन लैंड क्या होता है, वो एरिया जो बिल्कुल अबैंडन्ड है, जहाँ कोई जा कर के रहना ही नहीं चाहता, जैसे डेजर्ट वाला एरिया होता है हमारे राजस्थान के अंदर। मैं सारे आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी डिटेल में, डोंट वरी। देन एरिया अंडर परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। ऑब्वियसली जो हमारे पास जानवर हैं
वो रहते फॉरेस्ट के अंदर हैं, लेकिन कुछ जो फार्मर्स होते हैं दे मेंटेन कैटल्स, दे मेंटेन लाइव स्टॉक, तो उनको चराने के लिए तो लेके जाना पड़ेगा, है ना। तो वो क्या है, पास्चर लैंड्स है, इसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगी मैं। एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री, बहुत सारे तरीके के जो ट्रीज़ होते हैं अलग अलग तरह के वो भी आ जाते हैं। ट्रीज़, क्रॉप एंड ग्रूव्स, एक्चुअली सो सॉरी, ये जो है ये पूरा एक ही पॉइंट है। It is area under miscellaneous tree crops and grooves which is not included in net shown area, ये हो गया। Then next is cultivable wasteland, so it will be 6th point, okay। And then next is current fallow land, then other than fallow land, and finally net shown area, 6, 7, 8. So we can divide it into 8 categories, okay। Forest, land put to non-agricultural use, barren land, wasteland, area under permanent pastures, area under miscellaneous tree crops, cultivable wasteland, current fallow, fallow other than current fallow, and net shown area. Okay, अब हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। So the first one is forest. Okay. Just a minute, let me change the color of the pen. Otherwise it will be really difficult, हाँ। तो फर्स्ट वन इज ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो होता है वो क्या होता है बच्चों, एरिया क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट इज द एरिया विच द गवर्नमेंट हैज आइडेंटिफाइड एंड डीमार्केटेड फॉर द फॉरेस्ट ग्रोथ। तो इट इज़ नॉट दैट कि जितना भी एरिया हमने फॉरेस्ट में इंक्लूड किया है वो सब का सब जगह पे आपको जंगल देखने को मिलेगा ही, इट्स नॉट नेसेसरी। ऐसा एरिया जो सुटेबल है फॉरेस्ट ग्रोथ के लिए दैट ऑल्सो कम इन टू दिस। तो आपको पता होगा कि हमारी जो फॉरेस्ट पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग मिनिमम 33% एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए वहाँ पे। इंडिया का जो हमने अपना खुद का जो टारगेट सेट किया है वो है, बट एक्चुअली में अभी ये 21 पॉइंट के अप्रॉक्स 21% के अप्रॉक्स अचीव हो पाया है। Now next is land put to non-agricultural use. So as you can see this picture in the background, there are many ways we can use land in case of non-agricultural purpose. So land under the settlements, as you can see, rural and urban areas जो होते हैं, infrastructure, यहाँ पे आप देख रहे हो बड़े बड़े buildings हैं, chimneys हैं, मतलब industries हैं, then घर रहने के लिए घर हैं, it can be hospital, schools, ये सारी जो चीज़ें हैं। Then an expansion in the secondary and tertiary activities will lead to the increase in this category of land use. Definitely, जैसे जैसे हम प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्शरी एक्टिविटी में मूव करेंगे वैसे वैसे जो नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ है हमारे ज़मीन का वो बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल तकलीफ़ की बात है ही नहीं, ये तो बहुत ही ईजिली समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट इज़ बैरन एंड वेस्ट लैंड। सो आई हैव टोल्ड यू ना, बैरन लैंड क्या होता है, वो सारी जगह जहाँ पे हम रह नहीं सकते, ठीक है। द लैंड विच मे बी क्लासिफाइड एज वेस्ट लैंड सच एज बैरन, हिली टेरेन्स, desert lands, ravines, etc. normally cannot be brought under cultivation with available technology. So जो बहुत हिली टेरेन्स होते हैं या जो रेगिस्तान वाला एरिया होता है वहाँ पे टेक्नोलॉजी लगा करके भी तुम कल्टिवेशन नहीं कर सकते, तो उसको क्या कहा जाता है, बैरन एंड वेस्ट लैंड। ओके, नाउ एरिया अंडर permanent pastures and grazing lands. Most of this type land is owned by the village panchayat or government. Only a small proportion of this land is privately owned. The land owned by the village panchayat comes under common property resources. तो बेटा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में ही हमने पढ़ा था ना सारा का सारा जो कैटेगरीज है हमारे रिसोर्सेज की। सो एरिया अंडर परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स जो हैं वो भी एक बोल सकते हो कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स है, क्योंकि ये जो एरिया होगा यहाँ पे सारे चरवाहे जो होंगे पूरे गांव के वो अपने कैटल्स को लेकर आएंगे एंड दे कैन बेसिकली जो कैटल है इनका या लाइव स्टॉक है वो इसको एज अ पैस्चर यूज़ में लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ वन यूज़ ऑफ लैंड। Now next is area under miscellaneous tree crops and grooves not included in net shown area. अब नेट शोन एरिया क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। जो भी हमारे ज़मीन होती है जिस पे हम फल फूल उगाते हैं, ठीक है, या अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स उगाते हैं जिसे हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं, ठीक है, तो ये सारी की सारी जो हैं वो हमारे नेट शोन एरिया के अंदर नहीं आती हैं, ठीक है। एंड मच ऑफ दिस लैंड इज़ प्राइवेटली ओन्ड। सो इसमें बेसिकली प्लांटेशन आता है। एक्चुअली प्लांटेशन इटसेल्फ हैज़ गॉट अ
वेरी वेरी ह्यूज एरिया, तो इसीलिए इसको अलग कैटेगरी में डाल दिया गया है. इट इज़ नॉट समथिंग जिसको हम लोग नेट शोन एरिया में इंक्लूड कर देते. तो ये एक अलग ही कैटेगरी है और बहुत सारा लैंड जो है, ज़मीन जो है, वो इसमें यूज़ में लिया जा रहा है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज कल्चरेबल वेस्ट लैंड. एनी लैंड विच इज़ लेफ्ट फैलो. फैलो का मतलब क्या होता है? अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 years is included in this category. It can be brought under cultivation after improving it through रिक्लेमेशन प्रोसेस. रिक्लेमेशन का मतलब क्या होता है? ज़मीन को वापस अपने कब्जे में ले लेना या फिर क्लेम कर लेना. ठीक है, तो 5 साल से ज़्यादा अगर मैंने खेती नहीं की है इस ज़मीन पे, लेकिन ये जो लैंड है इस पर खेती की जा सकती है, इट इज़ कल्चरेबल, तो उसको वापस हमें क्या करना होगा? अपने ओनरशिप में लेनी होगी, उसको उसका मालिक बनना होगा. देन थ्रू टेक्नोलॉजी यू कैन अगेन स्टार्ट कल्टिवेटिंग. सो सच लैंड्स आर कॉल्ड कल्चरेबल वेस्ट लैंड. वाई? बिकॉज किया तो जा सकता है खेती, लेकिन अभी के टाइम पर हम उसको वेस्ट ही कर रहे हैं एक तरीके से. ओके, नेक्स्ट इज करंट फैलो. करंट फैलो क्या होता है बच्चों? दिस इज द लैंड विच इज लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 or लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर. तो इससे पहले हमने देखा ग्रेटर देन 5 year है तो वो कल्चरेबल वेस्ट लैंड है. अगर लेस देन 1 year है या 1 year के अप्रॉक्सीमेटली है तो उसको करंट फैलो कहते हैं. एग्रीकल्चरल ईयर का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चरल ईयर इज़ अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल ईयर. एक्चुअली में देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है. देखो, जायद क्रॉप्स जो हैं वो हम अप्रॉक्सीमेटली मार्च से ग्रो करना शुरू करते हैं. सो वी हैव 3 सीजन्स ना, जायद, रबी एंड खरीफ. तो ये जो पूरा एक साइकिल कंप्लीट होगा उसको एग्रीकल्चरल ईयर कहा जाएगा. फैलोइंग इज अ कल्चरल प्रैक्टिस अडॉप्टेड फॉर गिविंग द लैंड रेस्ट. फैलोइंग का मतलब क्या है? आप ज़मीन को थोड़ा सा रिकवर होने का टाइम दे रहे हो. द लैंड रिकूप्स द लॉस फर्टिलिटी थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस. यहाँ पर ज़मीन क्या करती है? अपना फर्टिलिटी वापस से रीगेन कर देती है. जैसे यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर यू कैन सी कि ये बहुत बड़ा सा फील्ड है, सबने हर जगह पे खेती कर रखी है, बट देयर आर सर्टेन प्लॉट्स जहाँ पे खेती नहीं की गई है. ठीक है, यहाँ पे है, ये एक ज़मीन है, यहाँ सामने भी आपको फ़ोटो दिख रही है, ये एक ज़मीन है या ये ज़मीन है. तो एक्चुअली इसको डेलिबरेटली ऐसा छोड़ दिया गया है. ठीक है, इस पर कल्टीवेशन नहीं किया जा रहा है. वाई? सो दैट ये जो ज़मीन है ये वापस से अपना जो फर्टिलिटी है वो रीगेन कर ले. ओके, सो दैट इट इज़ वेरी सिंपल. इसको बोलते हैं हम करंट फैलो. जब जानबूझकर किसान 1 साल या 1 साल से कम टाइम के लिए ज़मीन को ऐसे ही छोड़ देता है, इसको रेस्ट देता है, जाओ आराम करो. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज फैलो अदर देन करंट फैलो. so far we have studied बच्चों कि ग्रेटर देन 5 years अगर होगा, ग्रेटर देन 5 years अगर होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? कल्चरेबल वेस्ट लैंड. ठीक है, मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी, इवन आई नो दिस. बचपन से इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ. अगर लेस देन 1 year होगा तो वी विल कॉल इट करंट फैलो. तो नाउ व्हाट इज लेफ्ट? 1 और 5 year के बीच में होगा तो उसको क्या बोलोगे? उसको बोलोगे फैलो अदर देन करंट फैलो. सो इजी, राइट? सो दिस इज ऑल्सो अ कल्टिवेबल लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन अ ईयर बट लेस देन 5 years इफ द लैंड. सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इट शुड बी बिटवीन 1 से बड़ा एंड 5 से, गॉड आई एम वेरी बैड एट मैथ. ओके, बिटवीन 1 and 5 years. ठीक है. If the land is left uncultivated for more than 5 years, it would be categorized as culturable wasteland. तो 1 से 5 year के लिए है तो फैलो अदर देन करंट फैलो, एंड 5 से जैसे ही ज़्यादा होगा तो फिर कल्चरेबल वेस्ट लैंड की कैटेगरी में उसको डालना पड़ेगा हमें. एंड द लास्ट वन इज नेट शोन एरिया. नेट शोन एरिया क्या होता है? द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन एंड हार्वेस्टेड. ठीक है, तो अगर मैं ये ज़मीन की ही बात करूँ, ठीक है, थोड़ा सा दिखने में आपको ये अलग अलग लग रहा है, ठीक है, लेकिन लेट अस सपोज कि ये सेम ज़मीन है. तो सेम ज़मीन के ऊपर एक बार सपोज करो कहीं पे हमने कुछ फ्रूट उगाया, देन नेक्स्ट टाइम हमने वहाँ पर कुछ और उगाया, एंड थर्ड टाइम वहाँ पे कुछ और उगाया. ठीक है, देन इन ऑल द 3 cases 1, 2 and 3 what is the physical area which is being cultivated? It is same ना, यही जो एरिया है इसी पे तो तुम कल्टिवेशन कर रहे हो.
तो इसको हम बोलते हैं नेट शोन एरिया। लेट अस सपोज ये 5 हेक्टेयर का है, ठीक है, तो नेट शोन एरिया क्या हो गया बच्चों, 5 हेक्टेयर, ठीक है। बट अगर मैंने इस पे हर सीजन में, एक साल के अंदर, एक एग्रीकल्चर ईयर के अंदर ही मैंने इस पे अलग अलग 3 सीजन में अलग अलग चीज़ें उगाई, रबी, खरीफ एंड जायद। सो एक्चुअली आई हैव सोन टोटल हाउ मच एरिया, आई हैव शोन एक्चुअली 5 + 5 + 5, दैट मीन्स 15 हेक्टेयर, ठीक है। अब ये जो 15 हेक्टेयर है इसको हम नेट शोन एरिया नहीं कह सकते, इसको हम लोग कहेंगे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ठीक है। सो अगर मैं आपको ये बहुत सिंपल एग्जांपल ले करके भी समझा देती हूँ। सपोज करो ये 2 प्लॉट है हमारे पास, एक रीटा एक सीटा, ठीक है, 2 फीमेल्स हैं जो खेती कर रही हैं। तो रीटा जो है वो यहाँ पे दिस पर्टिकुलर लैंड इज़ ऑफ 1 हेक्टेयर, this particular land is also of 1 hectare, but Rita cultivates like for 2 times, okay, and Sita cultivates for 3 times. So what will be the net shown area? Net shown area will be the physical area, right? That is 1 and 1, 2 hectares. But as far as gross cropped area is concerned, it will be इसने 2 times grow किया है तो 2 plus इसने 3 times grow किया है, so 3, because 2 into 1 is 2 हेक्टेयर, 3 into 1 is 3 हेक्टेयर, सो टोटल 5 हेक्टेयर्स जो होगा वो हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगेन आई एम टेलिंग यू, बहुत इजी टॉपिक है। एक बार आपको बस ये, अगर आपने यही एक्सप्लेनेशन में लिख दिया ना, आपके 5 out of 5 मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन से लैंड यूज हैं? फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल यूज, देन वी हैव pasture lands, okay, then we have land other than tree crops, then we have current fallow, then we have cultivable wasteland other than current fallow, and net shown area, okay। तो 5 6 7 8, just 8 use, so easy, right? तो आप ये बिल्कुल पढ़ लो, ये वीडियो को 2 बार 3 बार देखोगे तो याद भी हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो, जो मैंने एक्सप्लेन किया वो अच्छा लगा हो, तो गिव अ थम्स अप, ओके। और अगर आपको मेरे से प्लस पे पढ़ना है, जहाँ पे पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़े आते हैं, ठीक है, अगर तुमको प्लस पे पढ़ना है तो फटाफट से RSYT कोड यूज़ करके सब्सक्रिप्शन ले लो, 9th का 10th का, ओके। 9 में हो तो 4 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले लो, 10th में हो तो 3 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले लो RSYT कोड यूज़ करके, और मुझसे पढ़ने के लिए आ जाओ, ओके। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन एंड शेयर दिस वीडियो as much as you can, okay kids? So bye bye, thank you.